सबसे बेसिक चीज स्टडी करेंगे। बिना इसको स्टडी किए आप नेशनल इनकम नहीं फॉलो कर सकते, बिना इसको स्टडी किए आप नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले अगर आपको नेशनल इनकम पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम मेथड में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो इनकम मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ता है दो तरह के इनकम, दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम को अर्न्ड इनकम भी कहते हैं। फैक्टर इनकम आर दोज इनकम व्हिच आर रिसीव्ड विद प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसी फैक्टर सर्विस को प्रोवाइड करने से जो भी इनकम हमें मिलता है उसे फैक्टर इनकम, इसको अर्न्ड इनकम भी कहते हैं क्योंकि इस इनकम को हम कमाते हैं, कमाया जाता है, अर्न किया जाता है। जैसे आप लेबर हो, कहीं वर्क किए तो जो आपको वेजेस मिला तो फैक्टर इनकम। आप जॉब कर रहे हो तो जो आपको सैलरी मिला तो फैक्टर इनकम। आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किए हो तो जो उसमें इंटरेस्ट मिला तो फैक्टर इनकम। आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो उसमें प्रॉफिट मिला तो फैक्टर इनकम। कुल मिलाकर के फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से मिलता है और इसको हमें अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो फैक्टर इनकम आर दोज इनकम व्हिच आर रिसीव्ड विद प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ फैक्टर सर्विसेज लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो भी इनकम आप कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं और जो पैसा आपको मिला वो फैक्टर इनकम। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो किसी को, जो आपको पैसा मिला ट्यूशन फीस वो फैक्टर इनकम। आप शॉपकीपर हो, दिन भर शॉप पे बैठे हो, जो आपको इनकम मिला फैक्टर इनकम। आपके पापा जॉब कर रहे हैं, जो मंथ के लास्ट में उनको सैलरी मिला फैक्टर इनकम। कोई कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी पूरे साल वर्क करे उसको प्रॉफिट मिला वो फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्लियर हो गया। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जिसे हम अर्न करते हैं, उसे अर्न करना पड़ता है। जब हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं तो उससे जो पैसा हमें मिलता है वो फैक्टर इनकम। ये बायलैटरल इनकम इसको कहते हैं, यानी टू साइडेड। जब कोई इकोनॉमिक सर्विस हम देंगे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, उसके बदले में हमें मिलेगा वो फैक्टर इनकम। क्लियर हो गया? दूसरा है ट्रांसफर इनकम। जस्ट इसके अपोजिट है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम which are received without providing any type of factor services। बिना किसी फैक्टर सर्विस को प्रोवाइड करने से जो इनकम मिलता है उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। बिना किसी प्रोडक्टिव वर्क करने से जो आपको इनकम मिलता है उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे आपको मिलता है पॉकेट मनी, जितने आप स्टूडेंट्स हो आप सबको जो पॉकेट मनी मिलता है वो सब कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि उसके लिए आप कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते। तो आप कहोगे सर हम लोग पढ़ते हैं, इतना मेहनत से पढ़ते हैं, रिजल्ट आते हैं इसलिए पैसा मिलता है। नहीं, वो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं हुआ, ये वन साइडेड इनकम आपको मिला पॉकेट मनी। स्कॉलरशिप जो मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट्स को मिले, चाहे वो कैटेगरी वाइज SC ST OBC को मिले, लो इनकम ग्रुप को मिले, उसके लिए वो कुछ करे नहीं, उनको वन साइडेड मिला, इसलिए वो कौन सा इनकम हो गया? ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, 60 इयर्स के बाद जो ओल्ड लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट कुछ न कुछ पेंशन देती है, वो ट्रांसफर इनकम। यानी ट्रांसफर इनकम फ्री का इनकम होता है, इसके लिए आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, आपको अर्न नहीं करना पड़ता है। यानी उस इनकम को हमें कमाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई गेस्ट आए, जब वो जाते हैं तो कुछ पैसे हमें दे करके जाते हैं। वो जो कुछ पैसे हमें दिए उसके लिए हमने कोई वर्क नहीं किया, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया, फिर भी हमें कोई इनकम मिला, वो ट्रांसफर इनकम, वन साइडेड इनकम। आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट में कुछ मिला, शादी है, शादी में लोग जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, लोग कराते हैं, वो जितनी इनकम है सब ट्रांसफर इनकम है।
क्योंकि उसको हम अर्न नहीं करते हैं, तो वन साइडेड इनकम मिलता है। तो ये दो चीज आपका क्लियर हुआ, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जिसको हमें अर्न करना पड़ता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो किसी प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने से मिलता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से मिलता है। फैक्टर इनकम बायोलेटरल इनकम होता है, यानी आप कुछ करोगे तो आपको मिलेगा। आप कुछ करोगे में ऐसा नहीं कि चोरी करें, डकैती करें, प्रोडक्टिव वर्क करें। जैसे हम लेबर है तो वर्क करें, एम्प्लॉय है तो जॉब करें, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो बिना किसी एफर्ट के आपको मिलता है। ये वन साइडेड इनकम होता है, इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, इसको अर्न नहीं करना पड़ता। पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस, ये सब बिना एफर्ट के हमें मिलता है। ये ट्रांसफर इनकम। तो दो चीज क्लियर हो गया। अब अगर इसमें डिफरेंस आता है, तीन डिफरेंस, यानी थ्री डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो सबसे फर्स्ट, फैक्टर इनकम इज अर्न्ड इनकम एंड ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम। फैक्टर इनकम को अर्न किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को अर्न नहीं किया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड फैक्टर सर्विसेज, इट इज नॉट प्रोवाइडेड फैक्टर सर्विसेज। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस एकदम नोट कर लीजिएगा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल। सबसे बड़ा डिफरेंस हमेशा आपको ध्यान रखना है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम इंडिया में कितना है, सिर्फ और सिर्फ हम फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। सिर्फ जो प्रोडक्टिव वर्क से अर्न किया हुआ इनकम ही नेशनल इनकम में ऐड होता है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपको क्लियर हो गया, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब यहाँ पे आता है दूसरी बात, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होता है। ये हेडिंग आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, जिसको एनडीपी या टैक्सी का। हमारे कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट होते हैं उन सब के टोटल को डोमेस्टिक फैक्टर इनकम है। हमारे कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट होते हैं उन सबको डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहते हैं। अब इसमें अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के कंपोनेंट बताइए, कितने टाइप के होते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। किसी भी कंट्री में 3 टाइप्स के डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। पहले फैक्टर इनकम आपको क्लियर हो गया। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो किसी गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करने से मिलता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जिसे हम अर्न करते हैं। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से मिलता है। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब वो फैक्टर इनकम कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, ये कंपोनेंट कितने तरह के। तो फैक्टर इनकम के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो फर्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकेंड, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और थर्ड है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो आप अपना रिसोर्स यूज करते हो और उस पे जो आपको इनकम मिलता है, जो आपको सेविंग्स होता है, वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, आपने अपना कोई हाउस बनवाया है, किसी को आप दे दिए रेंट पे, तो जो पैसा मिल रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया।
रॉयल्टी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रॉयल्टी क्या है। जब आप कोई इन्वेंशन करते हो, जब कुछ अपना रिसर्च आप करते हो, मान लीजिए आपने एक ऐसा मोबाइल फोन बना लिया जिसे एक बार चार्ज करने पर 1 महीना चलता है। मान लीजिए आपने ऐसा मोबाइल फोन बना लिया, इन्वेंशन कर लिया, तो आप गवर्नमेंट से इसका पेटेंट राइट लेते हो। गवर्नमेंट आपको पेटेंट राइट देती है। पेटेंट राइट का मतलब होता है कि बिना आपसे पूछे इस तरह का मोबाइल फोन आपका फॉर्मूला यूज करके कोई दूसरा नहीं बना सकता। पेटेंट राइट हो जाता है। आपने ऐसा फोन बना लिया, एक बार चार्ज किए तो 1 महीना चल रहा है, तो आपका जो फॉर्मूला है उसको आप गवर्नमेंट से पेटेंट करा लेंगे कि कोई इसका कॉपीराइट न करने पाए। अब अगर आप अपने फॉर्मूले को किसी को बेचते हो कि ठीक है चलिए हमने सैमसंग को बेच दिया अपना फॉर्मूला, तो जो पैसा मिलेगा उसे क्या कहेंगे? रॉयल्टी। जैसे कोई बुक लिखता है, कोई रिसर्च किया, उसने बुक लिखा और किसी पब्लिकेशंस को दिया कि ये आप प्रिंट करके मार्केट में सेल करिए, तो उसके बदले में जो पब्लिकेशंस है उनको पैसा देता है, उस पैसे को क्या कहेंगे? रॉयल्टी। रेंट, आपने अपना बिल्डिंग बनाया, दे दिया किराए पे किसी को, पैसा मिल रहा है, रेंट। रॉयल्टी, जो आपका अपना रिसर्च वर्क है, जो आपने इन्वेंशन किया है, उसको किसी दूसरे को सेल किया, जो पैसा मिला, रॉयल्टी। आपने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट मिला, और आपने अपने पैसे को बिजनेस में लगाया है, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। फिर तो सुनिए, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट आपको समझ में आ गया? आपने चाहे आपका लैंड है, चाहे आपका बिल्डिंग है, ठीक है, किसी को आप दिए हुए हो रहने के लिए, जो उस पे आपको किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कैश मिल रहा है, वो रेंट हो गया। आपने अपना कोई रिसर्च वर्क किया है, इन्वेंशन किया है, उसको किसी को सेल कर दिए तो जो मिला वो रॉयल्टी हो गया। आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, जैसे बैंक में रख दिया अपना पैसा, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया। आपने अपने पैसे को बिजनेस में लगाया तो जो प्रॉफिट मिला वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट कंपनी को होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, सेकेंड को कहते हैं डिविडेंड, और थर्ड को कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट के 3 पार्ट। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके 3 हिस्से लगते हैं। पहला हिस्सा, पहला पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उनको हमने दिए कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा हिस्सा शेयर होल्डर्स को देते हैं डिविडेंड के रूप में, हो गया डिविडेंड। और तीसरा जो बच गया वो कंपनी का, यानी हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जिसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। आप लोग अकाउंट्स के स्टेटमेंट में पढ़े होंगे। प्रॉफिट के 3 पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट जो होता है उसमें जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। एक हिस्सा गया गवर्नमेंट के पास। सेकेंड, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, और थर्ड जो बच गया वो हमारा अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर हुआ। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अब सेकेंड आइए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का कॉम्पनसेशन, जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनको जो कॉम्पनसेशन मिलता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? जब आप किसी के अंडर में वर्क करते हो, आप अपना रिसोर्स नहीं लगाए, अभी तक तो आप अपना रिसोर्स सब लगाए थे, अब आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो। जब आप किसी के अंडर में वर्क करते हो तो आप बन जाते हो एम्प्लॉई। तो वो जो उसके अंडर, आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो और आपको पैसा मिलता है, उसे कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
टीचर है, कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, कोई आर्मी में है, कोई पायलट है, अलग अलग तरह की जॉब कर रहे हैं। जब आपके ऊपर कोई बॉस है, आप उसके अंडर में जॉब करते हो और जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर हो गया? अब ये जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, इसके दो पार्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के दो पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है वो दो पार्ट में हमें मिलता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड इन काइंड। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी के फादर रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो उनको 40,000 सैलरी उनके अकाउंट में हर मंथ आ रहा है, वो हो गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इसके साथ साथ उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पास, टूर एंड ट्रेवल, हाउसिंग, ये सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटी फ्री मिलता है, इसे कहते हैं इन काइंड। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड इन काइंड। जो एम्प्लॉय होता है उसको पैसा तो मिलता ही है, साथ ही साथ और भी फैसिलिटीज मिलते हैं, जिसे कहते हैं काइंड। क्लियर हो गया? तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। सैलरी जो अकाउंट में कैश मिल रहा है, काइंड जो उसके साथ फैसिलिटीज मिल रहा है। जॉब जो करता है उसको फैसिलिटीज मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी। सेकेंड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स में क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉयर्स बॉस, एम्प्लॉयर्स कौन है? बॉस, और एम्प्लॉई जो उसके अंडर में वर्क कर रहा है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो बॉस होता है वो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे LIC है। आप अगर उसके कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बॉस क्या करता है, आपका LIC करा देता है अपने पैसे से, और अपने हर मंथ या हर साल धीरे धीरे उसका इंस्टॉलमेंट भरता है। जब वो मैच्योर होता है तो आपको मिलता है। वो एम्प्लॉयर्स अपने पैसे से आपके लिए करता है। एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है, ठीक है, जो PF होता है, LIC आपका कराता है अपने पैसे से, उसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको कितना मिल रहा है? एक तो वेजेज एंड सैलरी कैश मिल रहा है, आपके हाथ में कैश आ रहा है, ठीक। दूसरा इन काइंड फैसिलिटी मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी, टूर फैसिलिटी, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और तीसरा जो आपका बॉस है वो आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहा है, आपका LIC कराया हुआ है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इतना क्लियर? यानी ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें हम अपना रिसोर्स लगाए हैं, उस पे जो हमें बचत मिल रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ये हम किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं। और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। इन दोनों के अलावा इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का काम करते हैं, छोटे छोटे वर्क करते हैं। जैसे कोई टीचर है वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई लॉयर है वो प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डॉक्टर है वो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, कोई मैकेनिक है गाड़ी बना रहा है, तो उसको जो पैसा मिलेगा उसे कहेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इनकम ऑफ ए ट्यूटर, डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर। क्लियर हो गया इतना? तो फैक्टर इनकम वो इनकम जो हम अर्न करते हैं, द इनकम विच आर रिसीव्ड विथ प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ फैक्टर सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। Domestic factor income, there are three types of domestic factor income: operating surplus, compensation of employee, mixed income of self-employed। ये तीनों आपको हम पढ़ाएं। जब इन तीनों को आप टोटल करते हो, इन तीनों को आप ढूंढ के न्यूमेरिकल में ऐड करते हो, तो आपका निकलता है NDP@FC।
जब आप तीनों डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को ढूंढ के ऐड करते हो, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, यानी एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सीओई compensation of employees plus MI mixed income of self employed। अगर आपको NDP-FC निकालना है तो क्या क्या ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस OS प्लस compensation of employees और प्लस MI mixed income of self employed। ये क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? और जब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना हो तो बहुत इजी, ये एनडीपी एट एफसी आप निकाल लिए, केवल इसमें प्लस कर देंगे एनएफआईए, ये आपका बन जाएगा एनएनपी एट एफसी, जिसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। बहुत सिंपल, ध्यान दीजिए। एनडीपी एफसी कैसे निकालेंगे? एनडीपी-एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए ओएस प्लस सीओई प्लस एमआई यानी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा एनडीपी-एफसी डोमेस्टिक इनकम। अब आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है तो आप क्या करेंगे? केवल उस एनडीपी एट एफसी में एनएफआईए प्लस कर देंगे, बन जाएगा एनएनपी-एफसी या नेशनल इनकम। तो इस तरह से आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन उसके लिए आपको इस पूरे फ्लो चार्ट का स्टडी करना पड़ेगा, इसको आपको पूरे पार्ट्स को लर्न करना पड़ेगा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के 3 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, compensation of employees, mixed income of self। ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट? 3 पार्ट, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने पार्ट? 3 पार्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कितने पार्ट? 2 पार्ट, वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। केवल इन तीनों को ढूंढ के आप ऐड करोगे ओएस, सीओई, एमआई, तो आपका आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। और जब नेशनल इनकम निकालना है तो बस उसमें एनएफआईए प्लस करेंगे। तो इस तरह से इनकम मेथड से नेशनल इनकम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रखेंगे, और जिसको जो भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के अपना प्रॉब्लम लिख सकता है, कोई एडवाइस दे सकता है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।